नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे उन अदृश्य शक्तियों की जो हमारे आसपास के हर छोटे बड़े उपकरण को चलाती हैं। हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन से लेकर उन बड़े पावर ग्रिड्स तक, इनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को संभालने का काम कुछ खास कंपोनेंट्स कर रहे होते हैं। इनके बिना तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का वजूद ही नहीं है। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए सीधे पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं इन छोटे पर बेहद शक्तिशाली कंपोनेंट्स की पूरी कहानी। आज हम जिन अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं, उनकी रूपरेखा कुछ ऐसी है। पहले द हिडन एनर्जी स्टोरर्स, फिर कैपेसिटर्स जो वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, उसके बाद इंडक्टर्स जो करंट कंट्रोल करते हैं, चौथा है साइजिंग अप रिएक्टेंस और आखिर में एंटर द ट्रांसफॉर्मर। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, द हिडन एनर्जी स्टोरर्स यानी हमारे अदृश्य ऊर्जा भंडार। दूसरा भाग, कैपेसिटर्स कंट्रोलिंग द वोल्टेज। ये वोल्टेज के सबसे बड़े रक्षक हैं। अब देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स या सर्किट्स का जिक्र होता है तो हमारा ध्यान अक्सर बैटरीज या रेजिस्टर्स पर चला जाता है, लेकिन इनके ठीक पीछे एक अनसंग हीरो है जो बैकग्राउंड में लगातार अपना काम करता रहता है। वो है कैपेसिटर। यहाँ आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फिजिकल बनावट देख सकते हैं। इसमें दो कंडक्टिंग सर्फेसेज होती हैं और इनके ठीक बीच में एक इंसुलेटिंग लेयर होती है जिसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। जैसे ही इसे किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, इस डाइलेक्ट्रिक लेयर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस के रूप में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा जमा होने लगती है और दोनों तरफ चार्ज इकट्ठा हो जाता है। एक तरह से ये ऊर्जा को स्टोर करने का एक बेहतरीन और स्मार्ट तरीका है। और हाँ, एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट, पुराने ज़माने से लेकर आज तक कई लोग इसे आम बोलचाल में कंडेंसर कह देते हैं, लेकिन सच कहूँ तो ये नाम टेक्निकली बिल्कुल गलत है। कैपेसिटर दरअसल किसी ऊर्जा को कंडेंस यानी सिकुड़ता नहीं है, ये तो बस इलेक्ट्रोस्टैटिक शक्ति के रूप में ऊर्जा को होल्ड करके रखता है। तो अगली बार इसका जिक्र आए तो जरूर याद रखिएगा कि इसे कैपेसिटर ही बुलाना है, कंडेंसर नहीं। अब सवाल ये आता है कि आखिर कैपेसिटेंस किसे कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में, किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए जितने चार्ज की जरूरत होती है उसे उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। इसका बेसिक सा फॉर्मूला है C=Q डिवाइडेड बाय V। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है फैराड, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक पूरा फैराड बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। इसीलिए रियल वर्ल्ड में हम इसे हमेशा माइक्रो, नैनो या पिको फैराड्स में ही नापते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करने वाला कंपोनेंट हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में एब्सोल्युटली क्रूशियल है। रेडियो रिसीवर्स के उन ट्यूनिंग सर्किट्स को ही ले लीजिए जहां हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज सेट करते हैं, या फिर हमारे कंप्यूटर्स की डायनामिक मेमोरी, और यहाँ तक कि बड़े पावर सिस्टम्स में पावर फैक्टर करेक्शन, हर जगह इनका हेवीली इस्तेमाल होता है। सच मानिए तो रेजिस्टर्स के बाद सर्किट्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाले कंपोनेंट्स यही हैं। कैपेसिटर की असली सुपर पावर क्या है पता है? इसकी जिद। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैपेसिटर अपने ऊपर चार्ज जमा होने का हमेशा विरोध करता है। नतीजन सर्किट में वोल्टेज की मात्रा में अचानक से होने वाले किसी भी बदलाव के खिलाफ ये दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। अगर वोल्टेज एकदम से स्पाइक होना चाहे तो ये उसे रोक लेता है। सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को अचानक आने वाले झटकों से बचाने के लिए यह प्रॉपर्टी किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। आइए बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, इंडक्टर्स कंट्रोलिंग द करंट, यानी करंट को काबू में रखने वाला मास्टर कंपोनेंट। अब कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स के फिजिकल आकार में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। जहां कैपेसिटर्स फ्लैट प्लेट्स की तरह होते हैं, वहीं इंडक्टर्स एक घुमावदार कॉइल्ड वायर की तरह दिखते हैं, जिनके कोर मटेरियल्स भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा टेक्निकल अंतर यह है कि कैपेसिटर्स ऊर्जा को इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रखते हैं, जबकि इंडक्टर्स इसी ऊर्जा को मैग्नेटिक फील्ड्स यानी चुंबकीय क्षेत्र में स्टोर करते हैं। एक बिल्कुल अलग अप्रोच। और इंडक्टेंस क्या है? ये इंडक्टर की वो खासियत है जिसके जरिए वो अपने अंदर से बहने वाले करंट के प्रवाह का सख्त विरोध करता है। जैसे हमने कैपेसिटर की कैपेसिटी को C और फैराड्स में देखा, बिल्कुल वैसे ही इंडक्टेंस को L से दर्शाते हैं और इसकी यूनिट होती है हेनरी। एक जबरदस्त रिदमिक पैरेलल है यहाँ। एक कंपोनेंट वोल्टेज के बदलाव को रोकता है तो दूसरा ठीक करंट के बदलाव को। परफेक्ट काउंटरपार्ट्स। इंडक्टर्स के बिना तो हमारी आधुनिक दुनिया सच में अधूरी है। पावर सप्लाईज, ट्रांसफॉर्मर्स, रेडियोज, टीवीज और यहाँ तक कि रेडार सिस्टम्स में भी इनका होना अनिवार्य है।
पावर सिस्टम्स में रिलेज और डिले टाइमर्स को चलाने के लिए ये ज़रूरी हैं। टेलीकम्युनिकेशंस और हमारे आसपास बजने वाले लाउड स्पीकर्स में यही कॉइल्ड वायर्स चुंबकीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके आवाज़ पैदा करने में मदद करते हैं। लिटरली ये कंपोनेंट्स हर जगह मौजूद हैं। भाग 4 साइजिंग अप रिएक्टेंस। चलिए इन दोनों की रुकावटों की आपस में तुलना करते हैं। इन दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अब एकदम क्लियर कंट्रास्ट दिखाई देता है। एक तरफ हमारे पास कैपेसिटर्स हैं जो ऊर्जा को इलेक्ट्रिक फील्ड्स में स्टोर करते हैं, फैराड्स में नापे जाते हैं और वोल्टेज चेंजेस का डटकर विरोध करते हैं। और दूसरी तरफ हैं इंडक्टर्स जो ऊर्जा को मैग्नेटिक फील्ड्स में स्टोर करते हैं, हेनरीज में नापे जाते हैं और करंट चेंजेस का विरोध करते हैं। ये आमने सामने की तुलना इस बात को बिल्कुल पुख्ता कर देती है कि भले ही इनका काम करने का तरीका अलग हो, पर सर्किट्स भी इनकी अहमियत बराबर है। अब जरा इनके मैथमेटिक्स को समझते हैं। इनके फॉर्मूलाज इनकी फिजिकल बनावट से सीधे जुड़े हैं। कैपेसिटर का फॉर्मूला उसकी प्लेट्स के एरिया और उनके बीच की दूरी पर आधारित है। वहीं इंडक्टर का फॉर्मूला वायर के टर्न्स की संख्या और कोर की परमेबिलिटी पर निर्भर करता है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है, उनका रिएक्टेंस, यानी वो रुकावट जो ये किसी ऑल्टरनेटिंग करंट में पैदा करते हैं। कैपेसिटर का रिएक्टेंस XC है, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन में आती है, जबकि इंडक्टर के रिएक्टेंस XL में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन में आती है। इसी का नतीजा है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर इन दोनों का बर्ताव एकदम ऑपोजिट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कंपोनेंट्स की आखिर कितनी वैरायटीज बन सकती हैं। वेल, इंजीनियर्स इन्हें क्लासिफाई करने के लिए दो बहुत आसान स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला स्टेप कंस्ट्रक्शन के आधार पर, क्या इनकी वैल्यू फिक्स्ड है या उसे वैरी किया जा सकता है। और दूसरा स्टेप उसके मटीरियल के आधार पर, जैसे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक किसका बना है, क्या वो पॉलिस्टर है, माइका है या पॉलीस्टाइरीन। वहीं इंडक्टर की कॉइल का कोर किसका है, आयरन, स्टील, प्लास्टिक या फिर सिंपली हवा का। बस इन्हीं मटेरियल्स के चुनाव से इनकी फाइनल प्रॉपर्टी तय हो जाती है। आखिरी भाग, 5वां हिस्सा, एंटर द ट्रांसफॉर्मर, एक ऐसा उपकरण जिसने सब कुछ बदल दिया। अब तक हमने जो भी फंडामेंटल कंपोनेंट्स समझे हैं, उन्हीं की फाउंडेशन पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक पूरी विशाल दुनिया टिकी हुई है। ट्रांसफॉर्मर वैसा ही एक बड़ा इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस है। इसका मेन काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी EMI के सिद्धांत का इस्तेमाल करके ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को एक लेवल से दूसरे लेवल तक पूरी कुशलता से ले जाना। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये वही मैग्नेटिक दुनिया है जिसका परिचय हमने अभी इंडक्टर्स की टॉपिक में देखा था। उन्हीं कॉइल्स की शक्ति से ये ऊर्जा का तबादला बिना किसी भी मूविंग पार्ट या मैकेनिकल मूवमेंट के स्मूथली हो जाता है। कितना अमेजिंग है ना। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये छोटे छोटे से दिखने वाले कंपोनेंट्स वोल्टेज और करंट के इतने फंडामेंटल फ्लो को इतनी बारीकी से कंट्रोल कर सकते हैं, तो सोचिए कि इन्हीं के सिद्धांत जब विशाल पैमाने पर स्केल अप होते हैं तो वो पूरी दुनिया के ग्लोबल पावर ग्रिड को कैसे चलाते होंगे। एक पावर स्टेशन से लेकर हजारों किलोमीटर्स दूर हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने के इस पूरे सफर में इन्हीं चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों का लंबा खेल चल रहा है। ये अपने आप में सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपके लिए काफी रोचक और मददगार रहा होगा।